गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कौन सा चैप्टर? सम नेचुरल फिनोमेना। सम नेचुरल फिनोमेना के अंदर स्टार्टिंग में अपने चार्ज की बात की थी। देन कल लास्ट जो अपना पार्ट था उसके अंदर अपन ने किसकी बात की थी कि एटमॉस्फेरिक चार्ज। एटमॉस्फेयर क्या है? अपने सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट प्रेजेंट है उसकी बात कर रहे हैं, और उसके अंदर चार्ज है वो कहाँ पे रहता है? एयर के अंदर प्रेजेंट रहता है। कुछ मॉलिक्यूल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। आज बात करेंगे कि वो जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्स है वो एक्यूमुलेट होते हैं कहाँ पे, उसी के रिगार्डिंग आज का पूरा टॉपिक है। हाउ टू क्लाउड गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज। अब इतना समझ आ गया होगा कि वो जो एक्यूमुलेट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? क्लाउड्स के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देखिए आप इस डायग्राम में, ये जो मेरा क्लाउड है ये किससे इफेक्टेड है? ये पॉजिटिवली चार्ज से इफेक्टेड है। यहाँ पे कंसंट्रेट हुआ है या एक्यूमुलेट हुआ है। अगेन जो मिड पोर्शन है वहां पे नेगेटिवली चार्ज और ग्राउंड पे अगेन पॉजिटिवली चार्ज है। तो ऐसा कुछ यूनिफॉर्मली डिफाइन नहीं किया गया कि मेरा क्लाउड है वो कंपलसरी रहेगा, टॉप हो उसका हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, जो बॉटम है वो नेगेटिवली चार्ज रहेगा। ऐसा कोई प्री डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो एक बार के लिए देखते हैं कि द सन वेपराइज द वाटर। हम जैसे कल क्लास के लास्ट पार्ट में मैंने कहा था आपको कि हम क्लाउड्स को इलेक्ट्रीफाई कैसे करते हैं, उस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो वही बात है एक बार, द सन वेपराइज द वाटर बॉडीज एंड द component of the water. Now when this water goes up in the sky, then it is forms cloud, and these clouds get rubbed by air molecules in the sky and also by the water molecules presence in the air and also by the water vapors, due to which here is formation of static electrical charge due to the friction. अब ये कुछ थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे कि जो मेरे वेपर्स हैं वो जो वेपराइज होकर ऊपर की तरफ जा रही हैं, कैसा कि जब भी सनलाइट है वो हाई इंटेंसिटी से अपने लैंड मास को हीट अप करती है या वाटर बॉडीज को हीट अप कर रही है, तो वहां से कुछ वेपर्स की फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स, बहुत माइल्यूट जो वेपर्स हैं वो राइज अप होती हैं, और वहां पे वो कुछ अमाउंट ऑफ एयर से या सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से रब होते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, और उनसे क्या फॉर्म हो रहा है? क्लाउड्स। देन आफ्टर दैट जहां पे विंड फ्लो हो रही है, कभी हॉट एयर कभी कोल्ड एयर, तो उनके फ्रिक्शन की वजह से, रबिंग की वजह से मेरे क्लाउड्स हैं उनका कुछ पोर्शन है वो एक डिफरेंट चार्ज से चार्ज हो जाता है, और अपर वाला पोर्शन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस किससे होगा? रबिंग से। जब क्लाउड से मूवमेंट कर रहे हो, जो विंड्स फ्लो होती हैं, तो उन्हीं की रबिंग के प्रोसेस से वहां पे क्या डेवलप हो जाता है? चार्ज डेवलप हो जाता है। सो ड्यू टू रबिंग हॉट एयर अगेंस्ट द कोल्ड एयर and also by the rubbing of air molecules with the water molecules, cloud get electrically charged. तो इस पूरे पैराग्राफ का जो कंक्लूजन निकला है वो इतना सा निकला है कि जो मेरे क्लाउड्स हैं वो हॉट एयर है या कोल्ड एयर, उनसे जब रब होते हैं तो वहां पे उनमें फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, वो गिव और टेक कर रहे होते हैं। तो उसी के बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे क्लाउड्स क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रीफाई हो रहे हैं। अपना जो फर्स्ट मेथड था कौन सा? बाई रबिंग या बाई फ्रिक्शन। और बाकी कौन से तीन थे? कंडक्शन, इंडक्शन एंड आयनाइजेशन। क्लियर? तो फर्स्ट जो मेथड है उसके थ्रू मेरे क्लाउड्स क्या होंगे? इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे। अब मेरे वो क्लाउड्स हैं वो चार्ज कैरी कर रहे हैं, एक अमाउंट का चार्ज। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? देन लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे होगी? जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। एग्री? उस पर नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, या नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मिल जाएगा आपको एक। ठीक है, लेकिन अभी क्या देख रहे हैं कि हमने क्लाउड्स को किस तरीके से चार्ज किया है, सॉरी क्लाउड्स ऑटोमेटिकली कैसे चार्ज हुए हैं। ये ठीक है। हाउ डज लाइटनिंग टेक प्लेस बिटवीन द क्लाउड्स? अब ये एग्जैक्टली बिटवीन द क्लाउड्स नहीं है, यहाँ साथ में आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि क्लाउड टू ग्राउंड या क्लाउड टू क्लाउड
ये तीनों को डिफाइन कर रहा है। हमें बस ये देखना है कि लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे हो रही है, क्योंकि लाइटनिंग स्ट्राइक तब होगी जब कोई भी एक चार्ज है वो एक जगह इतना एक्यूमुलेट हो कि उसका एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। अगर एक क्लाउड्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज है, वहां कुछ पोटेंशियल क्रिएट हुआ, लेकिन डिफरेंट चार्ज मेरे को कुछ अदर प्लेस पे चाहिए, और उनके बीच में मेरे को या तो मॉइस्चर चाहिए या आयनाइजेशन पाथ चाहिए। ठीक है, तो उसी चीज को देखते हैं। वाटर फ्रॉम द सी एंड अदर सोर्सेज इवेपोरेट एंड ड्रिफ्ट अपवर्ड ड्यू टू लो डेंसिटी। ये मेरा पानी है, ये वेपराइजेशन का प्रोसेस आपने पढ़ा होगा कि बारिश कैसा होती है। अगर बारिश कैसे हो रही है ये चीज स्टडी कर रहे हो तो सेम वैसा ही प्रोसेस होगा कि मेरी सन की जो लाइट है वो जितने भी सीज या बैकेट जहां पानी के जितने एरिया है वहां पे अगर सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट इंटेंस करिए। एक सेकेंड। ठीक है, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जितने भी वाटर बॉडीज हैं उन पे डायरेक्टली सनलाइट हिट होगी, और वहां पे वो वाटर बॉडीज क्या करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे। इवेपोराइजेशन करेंगे तो वहां से जो वाटर है वो ऊपर की साथ में लो डेंसिटी की वजह से ऊपर उठता है। देन वेपर्स फॉर्म हो रही है एंड द फॉर्म क्लाउड्स। देन वो क्या करेंगे, क्लाउड्स फॉर्म करेंगे। ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी दे एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्जेस ड्यू टू फ्रिक्शन, जो मैंने 2 मिनट पहले एक्सप्लेन किया था। ठीक है, the charges are accumulated in such a manner that are positive charge are accumulated on the top of the cloud and negatively charge are accumulated on the bottom of the cloud। ये चीज क्लियर हुई कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो क्लाउड्स के अपर साइड में एक्यूमुलेट हुए, और एक बार के लिए मैं मानता हूं कि नेगेटिवली चार्ज मेरे क्लाउड के डाउन डाउनवर्ड साइड में एक्यूमुलेट हो रहे हैं। क्लियर। द एयर इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द टू क्लाउड्स कम नियर। अब पॉइंट ये है कि सर एयर है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने की परमिशन दे सकती है? नहीं, एयर क्या है, इंसुलेटर है, या फिर उसके अंदर इतना हाई रेजिस्टेंस है कि वो पास ऑन नहीं होने देती। फिर पॉइंट ये आता है कि हमारे पास सर देन क्या ऑलवेज ऐसा होगा? अगर ऑलवेज ऐसा हो रहा है, हमेशा ऐसा ही रहेगा कि एयर है वो एज इंसुलेटर काम करेगी। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर और कंडक्टर का आइडिया है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं। कंडक्टर्स में क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देन इंसुलेटर में क्या रहेंगे? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या लेस बोल सकते हो, लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम अमाउंट में होते हैं, या एक पोर्शन ये रहता है कि जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, उनको भी इंसुलेटर्स बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? कुछ ऐसा रीजन भी। तो एयर है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि हमें वहां पे आयंस नहीं प्रेजेंट है, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। लेकिन एक ऐसा मेथड जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, उसके बिहाफ पे मैं कह सकता हूं कि हाँ एयर है वो एज इंसुलेटर वर्क करेगी। लेकिन कब और किस कंडीशन में, वो देखते हैं। when two clouds come near or the potential difference between the clouds and the ground is too high, then the air between the clouds or between the cloud and ground। अब यहाँ पे आप ये 2 से 3 लाइंस देख रहे हैं कि मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूमुलेट हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस किस बेसिस पे एक्यूमुलेट हुआ? जैसे क्लाउड की बात की, अगर मैं क्लाउड टू क्लाउड चल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं क्लाउड टू ग्राउंड बात कर रहा हूँ, तो एक क्लाउड के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूमुलेट हुआ? उस क्लाउड का कुछ एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस आइडिया है क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है कि किसी भी चार्ज को मैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी जगह पे कैरी ऑन कर रहा हूं, तो उसके अंदर जितनी एनर्जी या जितना मैंने उस पर वर्क डन किया है वो इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल उसके अंदर सेव हो जाता है। और ऐसा ही जब मल्टीपल चार्ज वहां पे जब अक्यूमुलेट होते हैं तो उन सब का मिला के एक कंप्लीट मेरे पास क्या फॉर्म हुआ? पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस जो वर्ड है वो जब किसी से कंपेयर करते हैं तब फॉर्म होता है। क्लियर हुआ? ठीक है,
तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं तो मेरे को कंपैरिजन चाहिएगा क्लाउड टू ग्राउंड। क्लाउड के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड पे एक्यूमुलेट होते होते उसका सम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल क्रिएट हुआ। अब मैं उसको ग्राउंड से कंपैरिजन कर रहा हूं, तो ग्राउंड का तो ऑलवेज सिंक की तरह वर्क करता है। ग्राउंड को कितना भी आप चार्ज दो, पॉजिटिव दो, नेगेटिव दो, वो गेन करेगा। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि वो उसको ले लेगा, एज ए सिंक वर्क करता है ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड लोअर पोटेंशियल काम करेगा, जो क्लाउड है वो हायर पोटेंशियल काम करेगा। आफ्टर दैट अगर मैं क्लाउड टू क्लाउड बात करता हूँ तो यहाँ पे दो डिफरेंट चार्जेस की बात होगी। एक क्लाउड मेरा पॉजिटिवली चार्ज होगा, अगेन दूसरा क्लाउड मेरा नेगेटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पे भी क्या क्रिएट हुआ मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं क्लाउड्स के बिटवीन की बात कर रहा हूँ, एक ही क्लाउड की अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब के बीच में मेरे को क्या सबसे मेन चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना बहुत जरूरी है। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, जब दो डिफरेंट चार्जेस उन पोर्शंस पे एक्यूमुलेट होंगे। ठीक है, अगेन वापस एक बार देख रहे हैं, when two clouds come near or the potential difference between the clouds and the ground is too high, again then the air between the clouds or between the clouds and ground undergoes dielectric breakdown। ये जो वर्ड है डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ये क्या हुआ, इसका सेंस डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या हुआ। डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब हुआ कि वहां पे मेरी जो एयर है, जो इतनी देर तक लेस इलेक्ट्रॉन की वजह से इंसुलेटर की तरह वर्क कर रही थी, वो अभी किसका वर्क करेगी, एज ए कंडक्टर। क्यों, क्योंकि इतने हाई एम्पियर या हाई वोल्टेज करंट को पास होते टाइम वहां से जो मेरी एयर है वो आयनाइज हो जाएगी, तो वहां एक इलेक्ट्रिसिटी का पाथ फॉर्म होगा। इसीलिए आपने कभी देखा होगा जो लाइटनिंग होती है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं होती। जैसा मान लो ये मेरा क्लाउड है, ये क्या मेरा क्लाउड है, ये मेरी ग्राउंड है। ठीक है, तो अगर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है तो ऐसा डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक होती है नहीं, ये चीज आपने देखी होगी। लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे होती है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा शेप दिखाई देता है, अलग अलग पाथ दिखाई देते हैं उसके। रीजन, क्योंकि लाइटनिंग स्ट्राइक जब होती है जब इसका जो पाथ है ये आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो। किसकी फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में ब्रेक होगा, तभी इसका ये जो पाथ है वो डिफाइन होगा। और किसी को आइडिया नहीं है कि उस बेसिस पे जो एटमॉस्फेयर है वहां पे आयंस का पाथ स्ट्रेट होगा, जिगजैग होगा, या वापस कुछ अपर साइड में होगा। तो इसलिए जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है वो डिफरेंट शेप्स में होती है। ठीक है, एंड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज लाइटनिंग। ये जितना भी पोर्शन है, कई बार पॉइंट आता है कि सर आप ये चीज प्री ऐसा पहले से लिख के ले आ रहे हैं या फिर ऐसा पीडीएफ में पढ़ा रहे हैं। उसका रीजन है कि ये जो चीजें हैं ये मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन जब तक अपन 10th क्लास में रहते हैं अपन को प्रॉपर नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। 11th 12th में प्रैक्टिकल्स या न्यूमेरिकल्स वगैरह उनके थ्रू आउट समझ सकते हो। न्यूमेरिकल से जितने भी वो रहेंगे वहां पे कंसेप्ट बहुत माइल्यूट हो जाएंगे, डेरिवेशंस रिमेनिंग रहेंगे आपके लिए, लेकिन 10th क्लास तक आपको डिटेल में थ्योरी पढ़नी है। अब ये कई बार आप देखते हो जैसे ये चैप्टर ऑफलाइन है, ऑफलाइन ये सम नेचुरल फिनोमिना जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट 20-25 डेज का रहता है। ऑनलाइन अगर मैं इस चीज को पढ़ाता हूँ तो 2 घंटे के अंदर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, लेकिन क्या उस 2 घंटे में आप उतने नोट्स बना पाओगे, नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये कंप्लीट जो पीडीएफ थी, जो हैंड रिटन नोट्स थे, उनको वर्ड में कन्वर्ट किया और ये आपके सामने प्रेजेंट है। इनकी ऑल टोटल जितना भी जैसे मैं सामने पढ़ा रहा हूँ या एनोटेशंस कर रहा हूँ, ओवर राइटिंग जो है इनको एनोटेशंस बोलते हैं। ये जो एनोटेशंस है ये आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड करो। और ऑल टोटल जितने मैं लेक्चर्स देता हूँ सब की पीडीएफ्स वहां नीचे अवेलेबल रहती है। क्लियर है, तो आप वीडियो देखो और नीचे की पीडीएफ डाउनलोड करके अपने नोट्स डिजिटली फॉर्म करो। क्लियर, ये चीज समझ आई कि हमारा जो क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे हो रही है, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे हो रही है, अगेन क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे हो रही है।
ठीक है, क्योंकि क्लाउड टू क्लाउड में एक ही क्लाउड में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिवली चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, और जब उनके बीच में कुछ मॉइस्चर का पाथ मिलता है तो सबसे इजीली लाइटनिंग कहाँ स्ट्राइक होती है? क्लाउड टू क्लाउड। अगेन अगर मैं देन क्लाउड टू क्लाउड की बात कर रहा हूं, वहां पे होगी अगेन क्लाउड के इनर साइड में, एक ही क्लाउड के अपर पोर्शन डाउन पोर्शन में हो जाएगी। और लास्ट टू क्लाउड टू ग्राउंड, यहाँ पे बहुत हाई पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, 30,000 डिग्री से सेल्सियस का टेम्परेचर राइज होता है उस टाइम पे, जो कि हमारे सन की सरफेस से भी ज्यादा था। ये चीज हमने कल भी पढ़ी थी। ठीक है, अब एक सिंपल रनिंग क्वेश्चन, इसके लिए थोड़ा स्पेस कम है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, वो डायरेक्टली प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाउ डज लाइटनिंग स्ट्राइक ए बिल्डिंग? लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है तो बिल्डिंग्स को भी कुछ हार्म होगा, क्योंकि लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो बहुत जगह पे लॉसेस होते हैं, कंस्ट्रक्शन के, बिल्डिंग्स के, ट्रीज के, ह्यूमन लाइफ्स के, बहुत जगह सेक्रीफाइस होते हैं इन चीजों को लेके। तो एक बार के लिए हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हाउ डज लाइटनिंग स्ट्राइक ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे होती है। इमेजिन ए क्लाउड नेगेटिवली चार्ज, हमने माना कि हमारे पास कोई क्या है, क्लाउड है जो नेगेटिवली चार्ज है, एट इट्स बेस पासिंग ओवर ए हाई राइज बिल्डिंग, जो कि बहुत हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, जैसे इसके नीचे बिल्डिंग फॉर्म नहीं कर सकते, यहाँ पे बनाते हैं। ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, बहुत हाई राइज बिल्डिंग है, इसका टॉप तक है कुछ ऐसे। ठीक, क्लियर? दिस क्लाउड इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्जेस ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग and negatively charge at its base due to electric induction। क्या ये चीज क्लियर हुई? इंडक्शन प्रोसेस याद है? इंडक्शन प्रोसेस के हमने पढ़ा था कि हम जब कोई एक रोड लेके जा रहे हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, चलो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं किसी न्यूट्रल एलिमेंट के पास लेके जा रहा हूं तो ये क्या करेगा, इंड्यूस करेगा किसको, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस को, एट अदर एंड मेरा नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होगा दूसरे एंड पे। ये इंडक्शन प्रोसेस के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पे इस क्लाउड पे नेगेटिव चार्जेस है, तो क्लाउड पे नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती है जो उनको जस्ट नियर बाय थे, वहां पे इंडक्शन अप्लाई किया उसने, और इसके टॉप पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गया। अदर एंड जो इसका ग्राउंड है वहां पे इसके पास नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हुआ। ये चीज क्लियर हुई इतनी? ठीक है, एज द पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, दो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गए। क्लियर ये चीज? और अपोजिट अनलाइक चार्जेस रिपल सॉरी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर्स, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, देयरफॉर जिसकी वजह से द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्लाउड स्टार्ट पुशिंग देयर वे टू थ्रू द मोस्ट एयर, वहां पे उन दोनों के मिड में हमें मॉइस्चर की नीड होगी लाइटनिंग स्ट्राइक करने के लिए। आपने एक चीज देखी होगी, लाइटनिंग स्ट्राइक कब होती है, मुसलधार बारिश के टाइम। रीजन, क्योंकि उस टाइम पे उसको पाथ इजीली डिफाइन होता है, उसको पाथ इजीली डिफाइन होता है, उसको ट्रेवल करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ पाथ चाहिए, तो इन दोनों को मिड में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगी उस पाथ को डिफाइन करेगा या उस पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, दिस फॉर्म ए शॉर्ट कंडक्टिंग पाथ। अब अगर इनके मिड में कहीं ना कहीं कुछ मॉइस्चर है इस वे में एयर के अंदर, तो ये लाइटनिंग स्ट्राइक का पाथ क्या है, ये इसी तरीके से लाइटनिंग स्ट्राइक का पाथ चूज करेगा। क्लियर हुआ ये चीज? when these electrons
reach the building, suddenly all the charges to the cloud flow into the building. अब यहाँ पे मेरा क्लाउड है वो नेगेटिवली चार्ज हुआ, उसने बिल्डिंग के अपर पोर्शन को इंड्यूस्ड किया पॉजिटिवली चार्ज, अगेन ग्राउंड है रिमेनिंग नेगेटिवली चार्ज होगा। अब इसके थ्रू आउट क्या देख रहे हो आप, ये ग्राउंड से इंड्यूस्ड हुआ है या बिल्डिंग से हुआ है। यहाँ पे हमें मिड में एक मॉइस्चर की वजह से एक पाथ मिलेगा जहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो आयनाइज होके उस मॉइस्चर के पाथ से बिल्डिंग तक जाना चाहेंगे। अब यहाँ जितना हाई पोटेंशियल होगा लाइटनिंग स्ट्राइक उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, और यहाँ हार्म क्या होगा इस बिल्डिंग को, क्योंकि उस बिल्डिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूट्रल होना चाहिए, वो ग्राउंडेड होना चाहिए। तो जितना बिल्डिंग पे शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा उसी के थ्रू ग्राउंड में जाएंगे। जैसे बिल्डिंग है इसमें लोहे की बीम्स भी होती हैं, ह्यूमंस भी होते हैं, वो क्या है ऑल टोटल कनेक्टर्स हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ऐसा ही जब एक आपके पास क्वेश्चन आता है कि हाउ डज लाइटनिंग स्ट्राइक ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक जो होगी उसका मेन प्रिंसिपल क्या है, तो सबसे मेन होगा यहाँ पे इंडक्शन प्रोसेस फॉलो हो रहा है, इंड्यूस करेगा उस करंट को, और इसी के थ्रू आउट एक सॉल्यूशन भी है अपने पास, ये रहा। हाउ टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, हम लाइटनिंग से बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सर, इंडक्शन प्रोसेस तो तब भी फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग के साथ में एक लाइटनिंग रोड को अटैच कर सकते हैं जो कि मेटल की होगी या सबसे प्रायोरिटी बेसिस कॉपर पे मैन्युफैक्चर करते हैं इसको। ठीक है, अगर ये मेटल की होगी तो जितना भी बिल्डिंग के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा वो कुछ इसको हाई एल्टीट्यूड पे ऐसा बांध दिया जाता है, या बिल्डिंग से थोड़ा ज्यादा हाइट देके उस पे वहां पे छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे जितना भी पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस होगा विथ हेल्प ऑफ क्लाउड, ये क्या होगा, अब जितनी भी लाइटनिंग स्ट्राइक होगी वो इस लाइटनिंग रोड के ऊपर होगी और ये डायरेक्टली अर्थ से कनेक्टेड होती है। क्लियर ये चीज? तो एक बार इसको थ्योरी के अंदर देखते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, हम लाइटनिंग से बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। दिस इज डन बाय इंस्टॉलिंग ए लाइटनिंग कंडक्टर्स, किसके थ्रू आउट कर सकते हैं हम, किसके थ्रू आउट कर सकते हैं, एक लाइटनिंग रोड इंस्टॉल करके बिल्डिंग में। द आइडिया ऑफ यूजिंग लाइटनिंग conductors was first given by Benjamin Franklin about 250 years ago। ये नाम आप पहले भी सुन चुके हो, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बहुत सारी मूवीज वगैरह रहती है जो लाइटनिंग से स्टार्ट लाइटनिंग वगैरह दिखाते हैं, उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक पर्सन को रोल दिया जाता है। ठीक है, ड्रैकुला की, मोस्टली ड्रैकुला की मूवीज के अंदर। ठीक है, तो अभी वापस आओ। ए गुड लाइटनिंग कंडक्टर इज मेड अप ऑफ ए कॉपर रोड। हम अगर बेसिकली बात करेंगे कि हम जो अफोर्डेबल जो रेंज रहती है उसमें हम लाइटनिंग रोड किसकी इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉपर की। रीजन, कॉपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम या आयरन से बहुत ज्यादा होते हैं, तो जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे इंडक्शन उतना ही इजीली होगा। एट वन एंड ऑफ विच आर प्रोवाइडेड शार्प कॉपर पॉइंट्स, कौन सी की बात कर रहे हैं, जो टॉप पे अवेलेबल है, ये जो पॉइंट्स है ये शार्प पॉइंट्स होंगे। इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग, या तो हाईएस्ट पॉइंट्स पे इंस्टॉल की जाएगी या कुछ और उसको हाइट दी जाएगी जिससे वो थोड़ा अपर साइड में हो। इट्स लोअर एंड इज कनेक्टेड टू ए थिक कॉपर स्ट्रिप्स, दिस कॉपर स्ट्रिप्स इज अटैच्ड टू ए फ्लैट कॉपर प्लेट built deep inside the earth। अब यहाँ पे दो छोटी छोटी चीजें हैं जो समझनी है कि सर अगर मैं लाइटनिंग रोड की बात करता हूँ तो एक पोर्शन पे तो हमने क्या अटैच की, कहा क्या, प्लेट्स अटैच की है, कॉपर की प्लेट अटैच की, लेकिन दूसरे जो पॉइंट है उसको क्या किया हमने, शार्प कॉपर स्ट्रिप अटैच टू द शार्प कॉपर पॉइंट्स। ये देखिए एक पॉइंट को क्या किया, शार्प किया, जबकि दूसरे को पॉइंट्स पे क्या कर रहे हैं, थिक कॉपर की प्लेट अटैच कर रहे हैं। ऐसा क्यों, रीजन, एक सिंपल सा रीजन है कि अगर मैं ग्राउंड पे यहाँ पे एक थिक कॉपर प्लेट अटैच नहीं करूंगा तो ये ग्राउंड से उस चार्ज को एक्यूमुलेट करके टॉप तक नहीं लेके जाएगा, जबकि बिल्डिंग वो काम इससे बेटर कर देगी। तो हमें बिल्डिंग पे स्ट्राइक नहीं करनी, हमें इस रोड पे स्ट्राइक करनी है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि हमें इसका नीचे की जो प्लेट है उसको वाइडर करना है जिससे वो अर्थ से जो चार्ज क्लाउड्स इंड्यूस कर रहे हैं उसके बिहाफ पे अर्थ से कुछ चार्ज
ले और यहाँ पे प्रेजेंट करें। तो बॉटम में हमें जो प्लेट्स कनेक्ट की हैं उसका रीजन समझ आया, लेकिन टॉप पे जो है यहाँ पे केवल हमने शार्प कॉर्नर्स किए हैं, शार्प कॉपर पॉइंट्स को ड्रॉप किया है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे शार्प नहीं करेंगे, यहाँ पे भी हम वैसा ही वाइड लगाएंगे, तो वो वहीं पे स्प्रेड आउट हो जाएगी लाइटनिंग के इलेक्ट्रॉन्स, या एक तरीके से उस लाइटनिंग स्ट्राइक की बात करेंगे, वो वहीं पे स्प्रेड आउट हो जाएगी और वो बिल्डिंग को हार्म करेगी। तो इसलिए टॉप पे क्या रहते हैं, बिल्कुल पतले तार, ऐसा दूर तक फैले हुए। पतले का मतलब बिल्कुल ऐसा फिंगर के जैसे नहीं, ठीक है, लेकिन कंपेरेटिवली इस प्लेट से। और कॉपर यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि बिल्डिंग्स के अंदर इससे लो क्वांटिटी का अपने आयरन यूज करते हैं। अगर यहाँ भी आयरन यूज करेंगे तो सरफेस एरिया बिल्डिंग का ज्यादा होगा, फिर भी बिल्डिंग पे आएगी। क्लियर हुआ? और हाइट क्यों दी गई? क्योंकि वो बेसिकली इंड्यूस कर रहा है चार्ज, तो लाइटनिंग स्ट्राइक को एक पाथ डिफाइन कर सके। कि जैसा मान लो यहाँ पे अगर ये बिल्डिंग होती, ठीक है, क्लाउड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, क्लाउड हमने नेगेटिवली चार्ज किया। अगर यहाँ पे मैं रोड कनेक्ट कर रहा हूं बिल्डिंग के साथ में, ठीक है, ये ग्राउंडेड का सिंबल रहता है। अब क्लाउड से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हुई, अगर वो बिल्डिंग की तरफ जा रही है तो ये रास्ते में उसको अट्रैक्ट करेगा। रीजन? क्योंकि इसने ग्राउंड से अब आप इस चीज को बताइए, ये जो बिल्डिंग है मेरी, इस पे इजीली इंडक्शन अप्लाई होगा या इस लाइटनिंग रोड पे? ऑफ कोर्स लाइटनिंग रोड पे। रीजन? ये क्लाउड से बहुत ज्यादा नियर बाई, तो इंडक्शन है वो टच नहीं करता, वो कुछ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इंड्यूस करता है अपोजिट चार्ज को। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे भी, लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक कहाँ होगी? लाइटनिंग रोड के ऊपर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब इस डायग्राम में देख लीजिए एक बार, क्लाउड्स के ऊपर क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये लाइटनिंग रोड मेरी अटैच है बिल्डिंग। एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है, एक बार पहले इसको डिस्कस करते हैं। When the lightning strikes, it strike on the sharp point of the lightning conductor। जो मेरी lightning रोड कनेक्ट की है उसके शार्प पॉइंट्स पे क्या हो रही है, लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है। एज कॉपर इज ए वेरी गुड कंडक्टर्स, ऑफ कोर्स हम जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ऑल द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम द क्लाउड फ्लो इनटू द अर्थ विदाउट द डैमेज ऑफ द बिल्डिंग। तो बेसिकली ये प्रोसेस था कि जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक होगी, हमारे जो शार्प कॉर्नर्स है इसके लाइटनिंग रोड के, उसके ऊपर अट्रैक्ट होगी और थ्रू आउट द लाइटनिंग रोड हमारी वो ग्राउंडेड हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग को हार्म नहीं होगा। ये क्लियर हुआ? अब एक छोटा सा सिली क्वेश्चन आता है, सर हम लाइटनिंग रोड को कनेक्ट कहाँ करेंगे? लाइटनिंग रोड को क्या हम ऐसा बिल्डिंग के मिड में कनेक्ट कर सकते हैं? फिर पॉइंट आता है कि हाँ, कर सकते हो, लाइटनिंग रोड को यहाँ बिल्डिंग के मिड में कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर ग्राउंडेड करना है तो आपको ये कनेक्शन कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करना होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या मिड में लाइटनिंग रोड कनेक्ट कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं, बहुत सारे घरों में आपको सेंटर पे दिखाई देगा। रीजन? कि वो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए है और कुछ हाइट देंगे उसको, लेकिन उसका कनेक्शन है वो बिल्कुल आउटर साइड होगा, मिड साइड से कभी भी कनेक्शंस प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे उसको अर्थिंग के लिए। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।